हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ना, ये किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखिएगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच शब्द से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं होता है? कौन से अर्थशास्त्र में ना आय में, रोजगार में एवं उत्पादन में अंतर नहीं होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय, रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग की सिद्धांत भी कहा जाता है? किसके अनुसार? तीन नाम दिया हुआ है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से आपको बताना है किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो केन्स के अनुसार, केन्स के अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है। तो ये तो सबको पता होगा कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? तो निवेश गुणक सिद्धांत की जो अवधारणा है ये किन्स के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने से कारण है, यानी कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें वृद्धि करना, मुद्रास्फीति में वृद्धि करना और करों में कमी करना, यानी कि टैक्स में कमी करना। तो ये तीनों जो है, ये तीनों कारण है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी वजह, उपयुक्त सभी कारण। अगला क्वेश्चन है, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा है किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से, अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को पुकारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो विदेशी अनुदान, विदेशी अनुदान जो है ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका कि नाम था जी.एम. किन्स, इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द जनरल थ्योरी। ये जो पुस्तक थी ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो वर्ष 1936 में। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री का पुस्तक है द जनरल थ्योरी पुस्तक है, यह किस ब्रिटिश शास्त्री ने लिखा है? तो याद रखिएगा, जे.एम. किन्स के द्वारा द जनरल थ्योरी पुस्तक लिखी गई थी, जो कि प्रकाशित हुई थी वर्ष 1936 में। किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपको क्वेश्चन को समझ करके अच्छे से जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महामंदी किस वर्ष आई थी? ये क्वेश्चन तो आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जा सकता है और इकोनॉमिक्स में तो पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा, महामंदी जो है ये वर्ष 1930 में आई थी। कहीं कहीं पर आपको 1931 देखने को मिल सकता है, कहीं पर 1929 देखने को मिल सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो महामंदी का दौर था ये 1929 से शुरू हो गया था और उसके 1 से 2 साल बाद तक चलता रहा था। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको अलग अलग देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन गलत है। आपको याद रखना 1929 में शुरू हुआ था और 1931-32 तक चला था महामंदी का दौर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, किसी ऑप्शन में 29, किसी 30, किसी में 31 देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण है ये मांग एवं आपूर्ति के द्वारा होता है। मांग एवं आपूर्ति के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन कब हुआ था? तो अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन जो है ये 12 फरवरी वर्ष 1973 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 फरवरी वर्ष 1973 को अमेरिकी डॉलर जो है इसका मूल्यांकन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैरती विनिमय दर की व्यवस्था किसके अधीन आरंभ हुई थी? किसकी? तो तैरती विनिमय दर की जो व्यवस्था थी यह किसके अधीन में आरंभ हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन में आरंभ हुई थी तैरती विनिमय दर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो दोहरी विनिमय प्रणाली का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो हुआ था 1 मार्च 1992 को। 1 मार्च वर्ष 1992 को दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ यानी कि शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को अच्छे से ले चुके और अच्छे तरीके से अपने तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसको आप कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपके इकोनॉमिक्स बुक में क्लास 12 के इकोनॉमिक्स बुक में हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो कि आपके एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को इस दोनों पीडीएफ में ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में पूछे गए जो भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा तीसरे पीडीएफ में। और इतना सब कुछ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में अधिकतर प्रश्न जो है इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब इसको लेना कैसे है, तो ये नंबर जो देख रहे हैं आप 7903820891, इस नंबर पर केवल और केवल आपको 20 रुपीज पे करना है। ये जो तीनों पीडीएफ है आपको ये केवल और केवल आपको 20 रुपये में मिल रहा है। इस नंबर पर आप लोग किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पे करके आपको क्या करना है, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है जो आप 20 रुपीज पे करेंगे और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है इकोनॉमिक्स, जिससे कि ये पता चल जाए आपको इकोनॉमिक्स का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से अधिकतर प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो आएगा बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से, और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। यानी कि सब जितने प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे उसमें से अधिकतर प्रश्न 90% प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक इसको नहीं लिए इसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है एस तारपुर कौन थे? एस तारपुर जो है कौन थे? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर कौन थे? तो एस तारपुर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है? तो वस्तुओं के आयात निर्यात से अर्थ होता है, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात से अर्थ होता है व्यापार संतुलन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती है? व्यापार क्षेत्र में कौन सी मदें शामिल होती है? तो याद रखना है दृश्य मदें जो होती है ये व्यापार क्षेत्र में शामिल होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसमिति का सृजन नहीं करते हैं वह क्या है? ऐसा व्यय जो कि सरकार के लिए किसी परिसमिति का संपत्ति का सृजन नहीं करती है वो क्या होती है? तो होती है राजस्व व्यय। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन राजकोषीय घाटा से होने वाला खतरा है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन राजकोषीय घाटा से होने वाला खतरा है। तो स्फीतिकारी दबाव जो है राजकोषीय घाटा से होने वाला खतरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सरकार के द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्व घाटा जो है सरकार के द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? तो आपको ये ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, बजट जो है ये फ्रेंच का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है? चार ऑप्शन में सबको बताना है भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी है? तो बेनहम ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेनहम ने भुगतान शेष की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन है पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है? पूंजी खाते का जो लेन देन है यह किस रूप में होता है? तो प्रवाह के रूप में पूंजी खाते का लेन देन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? पूंजी खाते में कौन नहीं आता है? तो एक पक्षीय अंतरान जो है ये पूंजी खाता में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पूंजीगत व्यय है? सरकारी, यहाँ पर सरकार लिखा नहीं, सरकारी पूंजीगत व्यय क्या है? तो ब्याज का भुगतान जो है ये सरकारी पूंजीगत व्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजकोषीय उपाय नहीं है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है राजकोषीय उपाय कौन नहीं है? तो बैंक दर जो है ये राजकोषीय उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय अनुशासन का सूचक क्या है? तो राजकोषीय अनुशासन का सूचक होता है शून्य प्राथमिक घाटा जो है ये राजकोषीय अनुशासन का सूचक होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैरशील विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है? गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय कौन नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो सुरक्षा जो है ये गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर संकलन करना, शिक्षा और सहायता, ये तीनों क्या है? तो गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय है, यानी कि खर्च है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन खर्च नहीं है गैर विकासशील सार्वजनिक, तो सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक व्यवहार किस खाते में लिखे जाते हैं? तो वास्तविक व्यवहार जो होता है वो लिखे जाते हैं पूंजी खाता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूंजी खाता में वास्तविक व्यवहार को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालू खाता का लेन देन किसमें होता है? चालू खाता का जो लेन देन है ये किसमें होता है? तो प्रवाह में होता है चालू खाता का लेन देन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रकृति थी? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था, अर्ध समांती अर्थव्यवस्था और पिछड़ी समांती अर्थव्यवस्था, इन तीनों तरह की प्रवृत्ति थी। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रवृत्ति थी, उपयुक्त सभी तरह की प्रवृत्ति थी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटिश शासन के समय या फिर ब्रिटिश शासन से पूर्व जो थी वो भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो पिछड़ी थी और गतिहीन थी। लेकिन ब्रिटिश शासन से पूर्व जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो थी विकसित, और ब्रिटिश शासन के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था हो गई थी वो पिछड़ी तथा गतिहीन हो गई थी। लेकिन उससे पहले, ब्रिटिश शासन से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो थे, हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाया हुआ जो उद्योग था वो विकसित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के गांव में क्या प्रचलित था? तो ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के गांव में सामंतवाद प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय गांव आर्थिक दृष्टि से क्या थे? तो वो आत्मनिर्भर थे। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय गांव जो थे वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्योगों का संरक्षण किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में उद्योगों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशुल्क आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो द्वितीय प्रशुल्क आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट वर्ष 1950 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संरक्षण प्राप्त करने वाला उद्योग कौन सा है? तो द्वितीय यानी कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद संरक्षण प्राप्त करने वाला जो उद्योग है वो है साइकिल उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशुल्क आयोग ने सबसे पहले संरक्षण किस उद्योग को दिया था? तो प्रशुल्क आयोग ने सबसे पहले जो संरक्षण है वो लौह एवं इस्पात उद्योग को दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अनुसार 1951 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 255 रुपये थी। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1949 के अनुसार जो 1951 में प्रति व्यक्ति आय थी वो प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये ही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि करेंगे और भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर को। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, अभी तक जो भी बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अधिकतर प्रश्न आप लोगों को उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।